स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। माफिया मुख्तार अंसारी का बेटा समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकता है। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबगतुल्लाह के सपा में शामिल होने के बाद अब्बास अंसारी की ज्वाइन करने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि अब्बास को सपा ज्वाइन करवाकर घोसी से उसे उम्मीदवार बनाया जा सकता है। तो मुख्तार के बेटे की सपा में एंट्री की चर्चाएं अब तेज हो चुकी हैं। भाई की एंट्री पहले ही हो चुकी है यहां पर सिबगतुल्लाह की, और ऐसे में अब सपा इस कोशिश में है। जो जानकारी फिलहाल सामने आ रही है कि अब अब्बास अंसारी, जो कि मुख्तार अंसारी का बेटा है, उसकी एंट्री भी हो सकती है सपा में, और इसको लेकर तमाम सवाल जो हैं वो दागने शुरू हो चुके हैं। तो ये फिलहाल आपको बता दें, अब मुख्तार अंसारी के बेटों की एंट्री भी शुरू हो चुकी है, और ऐसे में अब्बास अंसारी का नाम सामने आया है। अब्बास अंसारी जो है सपा में शामिल हो सकते हैं, और ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि घोसी विधानसभा सीट से उन्हें टिकट दी जा सकती है। हालांकि ये बता दें आपको, 2017 में भी चुनाव लड़ा था, लेकिन तब हार यहां पर देखनी पड़ी थी, हार का मुंह देखना पड़ा था। लेकिन अब ये देखना होगा एंट्री अगर होती है तो फिर क्या होता है, और इसके साथ एंट्री होने पर ही तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। एक साफ छवि की जो बात अखिलेश यादव कर रहे थे, एक क्लीन इमेज की जो कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से की जा रही थी, जो बात कही गई थी, क्या वो सिर्फ दिखावा था या हकीकत सिर्फ यही है? क्योंकि अब विपक्षी पार्टियां ये कहती भी नजर आ रही है कि ये असल चेहरा है समाजवादी पार्टी का। विपक्षी पार्टियां ये भी कह रही हैं, जो सत्तासीन पार्टी हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है, सत्तासीन पार्टी बीजेपी की तरफ से, कि सपा की जो पंचर साइकिल है वो बिना बाहुबलियों के नहीं चल सकती, और इसीलिए अब बाहुबली जो है वापस एंट्री कर रहे हैं सपा में। और ये कह सकते हैं बाहुबली जो है वो जीत की जमानत जो है वो साबित होते हैं अक्सर, और इसीलिए बाहुबलियों का साथ जो है वो अक्सर पार्टियां लेती हुई नजर आती हैं। तो अब ऐसे में मुख्तार अंसारी के भाई पहले से शामिल हो चुके हैं। अब बात आ रही है अब्बास अंसारी की, मुख्तार अंसारी के बेटे जो हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। अब ऐसी अटकलें लगना अब शुरू हो चुका है, ऐसी जानकारियां सामने आ रही है। घोसी विधानसभा सीट से उन्हें लड़ाया जा सकता है। सिबगतुल्लाह की अगर बात की जाए तो वो महमूदाबाद सीट से चुनाव लड़ते हैं, घर की सीट एक तरीके से उनकी ये है, और कई समीकरण जो है वो बदलते नजर आएंगे। देखिए, ये समाजवादी पार्टी का अपना फैसला है। हालांकि मुझे याद है कि जब पिछला चुनाव चल रहा था तब कुछ लोगों को क्रिमिनल होने की बात कह के अखिलेश यादव जी ने उनको अपनी पार्टी ज्वाइन कराने से मना कर दिया था, और इसके लिए उनके परिवार में भी विवाद हुआ था। आज अगर अखिलेश यादव की विचारधारा बदल गई है, आज वो क्राइम को अपनी पार्टी के लिए मुफीद मानकर कुछ लोगों को पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं, तो ये उनका निर्णय है। लेकिन इससे उनका जो नैतिकता पर बड़े बड़े भाषण हैं और जो उनका असली चरित्र है वो उजागर होता है। कि समाजवादी पार्टी की साइकिल अब आगे नहीं बढ़ सकती है बिना माफियाओं के सहारे के, लेकिन वो कितनी भी माफियाओं का सहारा ले ले, अब समाजवादी पार्टी की पंचर साइकिल में हवा कोई नहीं भर सकता है। सिबगतुल्लाह अंसारी को उन्होंने ज्वाइन करा करके इस बात के संकेत साफ दे दिए थे कि अब वो पूरे माफिया डॉन के परिवार को अब समाजवादी पार्टी की साइकिल आगे बढ़ाने के लिए लगाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी जिन सिद्धांतों की बात करती है, डॉक्टर लोहिया के आदर्शों की बात करती है, वो आदर्श बहुत दूर हो गए हैं। बिना गुंडे माफियाओं के समाजवादी पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। तो यूपी बीजेपी ने मुख्तार और अतीक को सपा का चहेता बताते हुए एक वीडियो जारी कर सपा पर निशाना साधा। बीजेपी ने ऑफिशियल वीडियो जारी कर कहा कि यूपी में अपराधी या जेल में या प्रदेश से बाहर रहेंगे। के अंदर गुंडे या तो जेल के अंदर हैं या फिर उनका राम नाम सत्य है हो गया है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो कार्य प्रारंभ हुआ, आज उसका परिणाम है अपराधी आज या तो जेल के अंदर है
या प्रदेश छोड़ करके कहीं मुंह छुपा करके बैठा हुआ है, उसको प्रदेश के अंदर आने का वो दुस्साहस नहीं कर सकता है। तो फिलहाल अब बात शुरू हो गई है कि जो छवि दिखाने की कोशिश की जा रही थी अखिलेश यादव की तरफ से, जो क्लीन इमेज की बात लगातार हो रही थी, क्या उस क्लीन इमेज की परवाह अब नहीं है, क्योंकि 2022 का चुनाव है और मकसद ये है कि 2022 जो है वो किसी भी शर्त पर जीता जाए। बहरहाल हमारे साथ खास चर्चा के लिए इस वक्त कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। समीर सिंह जी हमारे साथ हैं बीजेपी से, बहुत स्वागत सर आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। इसके अलावा हमारे साथ विवेक शैलेश हैं, आपका भी बहुत स्वागत विवेक जी, एसपी से हैं। और रुद्र प्रताप हमारे साथ हैं, रुद्र प्रताप दुबे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका भी बहुत स्वागत सर। सबसे पहले मैं विवेक जी आपके पास आती हूं, क्योंकि एक क्लीन इमेज की बात लगातार सपा पार्टी की तरफ से की गई, अखिलेश यादव को भी हमने सुना था और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि अब नैतिकता के आधार पर ये पार्टी चलेगी, एक क्लीन इमेज होगी। लेकिन अब जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, पहले सिबगतुल्ला की एंट्री, अब अब्बास अंसारी की भी एंट्री होने जा रही है, माफिया के परिवार से अब यह भी कहा जा रहा है कि और एंट्री भी होगी, तो सर क्या आप गुरेज नहीं है ऐसे लोगों से? देखिए, जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, समाजवादी पार्टी आज भी वहीं खड़ी है। अभी तो इस बात की श्योरिटी भी नहीं है कि मुख्तार अंसारी का बेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और उस पर कितने केस हैं, क्या है क्या नहीं है, वो तो देखने वाली बात होगी। अगर किसी का बाप डॉन है या उसके ऊपर केसेस लदे हुए हैं, तो क्या ये जरूरी है कि बेटा भी वैसे ही हो? हमारे आपके परिवार में भी हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्रवक्ता नहीं रहूंगा और आप एंकर नहीं रहेंगे। आप वही रहेंगे। अगर आपके परिवार में ऐसा कुछ है, कुछ लोग ऐसे हैं, तो इसका ये मतलब थोड़ा ना कि बाप अगर वैसा है तो बेटा भी वैसा ही निकलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। और भारतीय जनता पार्टी क्या बात करती है, जिसके 312 विधायकों में से 83 विधायक और मंत्री ऐसे हैं जिनपे हत्या या बलात्कार का आरोप है, वो लोग आज बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, केंद्रीय सरकार की बात करते हैं। 78 मंत्री हैं केंद्रीय, उसमें से 38 ऐसे मंत्री हैं जिनपे क्रिमिनल चार्जेस हैं। और जरा केंद्रीय सरकार के गृह राज्य मंत्री को देख लीजिए, जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, बंगाल से आते हैं, उनपे किस तरह की धाराएं लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को शर्म नहीं आती है? और योगी जी कहते हैं कि जो क्रिमिनल लोग हैं, जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, माफिया, वो प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं। अरे गब्बर सिंह कौन था? गब्बर सिंह कौन है जो मुख्यमंत्री को मंच पे खड़ के मेमेंटो देता है और माला पहनाता है उन्हीं के मंच पे जाके? 51 केस है उसके ऊपर। ठीक, यानी कि समीर जी ये हम मानकर चले, समीर सिंह जी ये हम मानकर चले कि अगर और पार्टियों को गुरेज नहीं है, जैसा कि बीजेपी को लेकर आप कह रहे हैं, तो फिर सपा को भी गुरेज नहीं है, ये हम मानकर चलें? तो विवेक साइलेंस को पता ही नहीं है। हमको लगता है ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले नहीं है, इनको पता ही नहीं है। समीर सिंह शांत हो जाओ, तुम कहां के हो ये बताओ। किस पार्टी में? उत्तर प्रदेश के रहने वाले नहीं है। अरे भाई, चिल्लम चिल्ली करने चैनल पर बैठे हो कि डिबेट करने बैठे हो, ये बताओ। तुम्हें पता ही नहीं है कि माफिया क्या होते हैं, अपराधी क्या होते हैं, आपसी लड़ाई क्या होती है। अभी तुम कह रहे थे कि साहब मुकदमा है, तो मुकदमा हमारे ऊपर भी हो सकता है, एंकर के भी ऊपर हो सकता है। और अभी तुम बता रहे हो कि बीजेपी के अंदर 145 लोग हत्या के अपराधी हैं। अरे कुछ तो तथ्यात्मक बातें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो बोला करो। अखिलेश यादव की पार्टी के प्रवक्ता हो, जिसने टोटी अपने हाथ से दिखाया था घर से निकलते समय, उन्होंने नल की टोटी भी उठा ले, तो मीडिया ने दिखाया। अभी तक कान खराब था, दिमाग खराब था, कान भी खराब हो गया। विवेक जी इस तरीके की बात ना कीजिएगा, थोड़ी भाषा नहीं, इस तरीके की बात ना कीजिएगा, भाषा संयमित रखिएगा। सर नहीं, आप पब्लिक डिबेट में बैठे हैं, लोग आपको सुन रहे हैं, भाषा आप संयमित रखिएगा। आरोप आप लगा सकते हैं। नहीं समीर जी, विवेक जी, 83 लोग हैं, 83 लोग ऑन रिकॉर्ड है भारतीय जनता पार्टी के। विवेक जी आपने अपनी बात पूरी की, एक बार समीर जी को सुन लेते हैं, फिर मैं वापस लौटूंगी आपके पास। चर्चा के लिए मैंने आपको बुलाया, समीर जी बोलेगा। शिल्पा जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में बनी थी, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने और योगी जी ने बहुत साफ कहा था कि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस होगा।
1500 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करना, अपराधियों पर गैंगस्टर लगाना, और जिस मुख्तार अंसारी को कभी रॉबिन हुड की तरह मऊ के अंदर पुलिस की सुरक्षा में जिप्सी पर चढ़ के देखा था उत्तर प्रदेश की जनता ने, उसी मुख्तार अंसारी को व्हील चेयर पर चलते हुए उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखा। अपराधी या तो नहीं तो उत्तर प्रदेश के बाहर। बहुत स्पष्ट आदेश है, उत्तर प्रदेश में किसी को भी कानून से खेलने का अधिकार नहीं है। यह जरूर है कि समाजवादी पार्टी हाशिए पर है और अपने हाशिए को बढ़ाने के लिए वो 22 में 22 सीट जीतने के लिए गुंडों का सहारा लेगी। ठीक, यानी कि समाजवादी पार्टी को सहारे की जरूरत है। विवेक जी, समाजवादी पार्टी को सहारे की जरूरत है, इसलिए बाहुबली का आप लोग रुक कर रहे हैं, क्योंकि ये बीजेपी की तरफ से बात पहले भी सामने आई थी, आपकी साइकिल पंचर हो चुकी है, लेकिन वो पंचर साइकिल चलाने के लिए अब जरूरी है कि बाहुबली पार्टी में शामिल हो। देखिए, जिस प्रदेश में पुलिस खुद हत्या करके भाग जाती है, आईपीएस पाटीदार इंद्रकांत त्रिपाठी जो व्यापारी थे, ब्राह्मण थे, उनकी हत्या करके भाग गया, आज तक पता नहीं चला वो कहां है। वो गुजराती था, कहां चला गया। अभी तक हम लोग ने सुना था कि सड़कों पे गैंगवार होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गोलियां जेलों के अंदर चलती है, गैंगवार होता है, ये हाल है। बलिया में एसडीएम और सीओ के सामने एक ओबीसी पाल की हत्या हो जाती है और इनके विधायक जो है उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं। जिस प्रदेश में हर 2 घंटे में एक बलात्कार होता हो, ठेकों से जहरीली शराब बिकती हो, 1542 लोग जहरीली शराब ठेके से पी के मर जाते हो, वो भारतीय जनता पार्टी बात करती है। क्या बात करेगी भारतीय जनता पार्टी? चलिए ठीक है, मैं विवेक जी आपके पास लौटूंगी वापस। रुद्र प्रताप दुबे जी का इस वक्त रुक कर लेते हैं, राजनीतिक विश्लेषक। रुद्र प्रताप जी, जीत की जमानत अगर बाहुबलियों का कहा जाए तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा, और पार्टी जो है वो माहौल के हिसाब से, और खासकर जब चुनाव नजदीक आ जाते हैं, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वो उस हिसाब से अपना फेस भी चेंज कर लेती है। ये कहा जा सकता है कभी नैतिकता याद दिलाई जाती है, लेकिन जब फिर चुनाव याद आते हैं तो फिर किसी भी पार्टी को ये गुरोज नहीं होता कि किसका दामन कितना दागी है। शिल्पा जी, आपके प्रश्न को थोड़ा और विस्तृत आयाम दे देते हैं। आप अगर ये देखेंगे कि बीजेपी के यूपी के ट्विटर हैंडल ने इस तरीके के तीखे हमले करने कब शुरू किए, तो आप पाएंगे इसमें उनका संगठनात्मक विस्तार है। जिस तरीके से प्रदेश स्तर पे संयोजक की नियुक्ति हुई सोशल मीडिया के, उसके नीचे 4 संयोजक बनाए गए, क्षेत्र में जाके 1 संयोजक, उसके नीचे 2 संयोजक, उसके बाद मंडल और जिले स्तर तक बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया का विस्तार किया। तो अब आप देखिए उनकी रणनीति बदली और इस तरह के कंटेंट आ रहे हैं कि लगातार वो ट्रेंड कर रहे हैं। और सिर्फ उन्होंने ये फेसबुक या ट्विटर पे ही विस्तार नहीं किया शिल्पा जी, आपको देखना होगा कि 1,15,000 बूथों तक वो व्हाट्सएप ग्रुप बना चुके हैं, और इसी 25 सितंबर तक उन्होंने एक लक्ष्य रखा है कि 1,65,000 बूथों तक पहुंचना है व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा, जिसमें हर व्हाट्सएप ग्रुप में 100 लोग रहेंगे। तो अगर आप बीजेपी के कंटेंट को और ट्रेंडिंग टॉपिक्स को देखेंगे तो हम पाएंगे इसके पीछे उनकी सोची समझी रणनीति है, एक संगठनात्मक तरीका है जिसपे वो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान सफल दिख रहे हैं। उन्होंने न केवल वीडियो एडिटर्स हायर किए हैं, कंटेंट राइटर्स को उठाए, बल्कि कैरिकेचर्स करने वाले और कार्टून बनाने वाले भी काफी लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। आप देखिए उनके कार्टून कितने ही तीखे हो रहे हैं और कितने सटीक व्यंग कर रहे हैं। हमें ये देखना पड़ेगा कि शिल्पा जी इनका विस्तृत प्रभाव पड़ता है। शायद नी कार्टून की वजह से ममता बनर्जी ने जादव यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को गिरफ्तार किया था, संसद में बनने वाले कार्टून पे असीम की गिरफ्तारी हुई थी। कार्टून तीखे होते हैं, वीडियो माध्यम तीखा होता है, इन माध्यमों की पहुंच गांव तक पहुंच जाती है। अगर आप बड़े लेख लिखते हैं तो शायद गांव के वो बुजुर्ग ना समझ पाए, लेकिन ये कार्टून और वीडियो ऐसा माध्यम होता है जो उन तक आसानी से पहुंच जाए। तो अगर आप इस वीडियो कंटेंट की बात करें तो इनके पीछे जाके जब आप देखेंगे तो आप समझ में आएगा कि बीजेपी अपनी इस चुनावी रणनीति में काफी हद तक सफल हो रही है। शिल्पा जी बिल्कुल। विवेक जी, आज चूंकि सपा जनादेश यात्रा भी निकाल रही है और जिक्र जब हम सर कर रहे हैं कि लोग शामिल हो रहे हैं आपकी पार्टी में बाहुबलियों के परिवारों से, तो सर जब जनता के बीच जाएंगे तो जाहिर है जनता कुछ सवाल भी करेगी, आप अपनी बात भी जनता के बीच रखेंगे। फिर जनता के बीच से अगर सवाल उठते हैं सर ऐसे कि बाहुबलियों की पार्टी से शामिल हो रहे हैं, तो फिर आप पार्टी की छवि को साफ किस तरीके से रख पाएंगे? तो फिर सर कैसे जवाब देंगे? नहीं शिल्पा जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा। अभी आपने देखा जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक हों चाहे
MP हो या केंद्रीय मंत्री हो, यहां तक कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हो, जब वो जनता के बीच में जा रहे हैं तो उनका लाठी डंडों से स्वागत हो रहा है। उनके ऊपर उनको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, उनकी गाड़ियों पे काली स्याही फेंकी जा रही है। ये हाल है भारतीय जनता पार्टी का। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसा किया होगा, लोगों के एक्सपेक्टेशंस पे खरी नहीं उतरी होगी, जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए होंगे, तो जनता उनसे जवाब मांग रही है। और मेरे ख्याल से बेहतर होगा कि जनता उसी से सवाल पूछे जो इस समय सत्ता में हो, उसने क्या वादे किए थे, क्या पूरे किए थे। विपक्ष से तो आप लोग सवाल पूछते ही रहते हैं कि आपने क्या किया। जरा सत्ता पक्ष से पूछ लीजिए कि आप जब गांव की तरफ रुख कर रहे हैं तो वहां पर आपको जनता किस तरह से स्वागत कर रही है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात हम ना करें, हम चाहे राजस्थान की बात करें या हम हरियाणा की बात करें, जहां भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर तक जनता ने नहीं उतरने दिया, या पंजाब की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, किस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जनता दलील कर रही है, उनसे प्रश्न कर रही है। और यही संकेत है, ये संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी बाहर का रास्ता देखने वाली है। ये संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर होने वाली है। समीर सिंह बैठ के यहाँ कुछ भी करें, समीर सिंह बैठ के कुछ भी करें, यहाँ बैठ के कुछ भी कर लो समीर सिंह, कुछ नहीं होने वाला है। कुछ कर लो, 2-4 महीने और देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम सत्ता में होंगे ना तो हमसे सवाल पूछना, हम जवाब देंगे। जब हम सत्ता में रहेंगे ना तो हमसे सवाल पूछना, हम जवाब देंगे। हम भागेंगे नहीं, हम पिछली सरकार में नहीं भागेंगे, हम बेशर्मों की तरह मुंह नहीं छुपाएंगे, हम झूठ तो नहीं बोलेंगे, हम जवाब देंगे आपको, बिल्कुल देंगे। जितने वादे किए भी पूरा किया। क्या मुंह लेके जाओगे समीर सिंह, क्या मुंह लेके जाओगे जनता के बीच में? क्या बोलोगे जाके कि हमने सिर्फ झूठ बोला, हमने सिर्फ आप लोग को छल किया, सिर्फ आप लोग को वर्ग किया, यही बोलोगे? विवेक जी, समीर जी को भी एक बात सुन लेते हैं, आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं वापस। विवेक जी आपकी बातों का ही जवाब दे रहे हैं, सुन लेते हैं एक बार, फिर वापस मैं आपके पास लौटती हूँ। समीर जी बोलेगा। कन्नौज और आजमगढ़ भी अखिलेश यादव नहीं गए शिल्पा जी। कोरोना काल में किसी हॉस्पिटल में किसी का दुख दर्द भी पूछने नहीं गए। अरे कोरोना काल में पीपीई किट, ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे आप लोग। आपके नेता गाड़ियों में रख के शराब की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे, शराब की कालाबाजारी कर रहे थे आप लोग, लकड़ियों की कालाबाजारी कर रहे थे आप लोग, दवाइयों की कालाबाजारी कर रहे थे आप लोग। अरे कहीं तो शर्म कर लिया करो यार समीर सिंह, बेशर्मी की हद को पार कर गए हो भाई। भारतीय जनता पार्टी बेशर्मी की हद को पार कर चुकी है। ऐसे बहुत से नाम हो, चाहे भाटी हो, जो भी समाजवादी पार्टी के माफिया और गुंडे थे वो कानून के शिकंजे में है, उनके ट्रायल पूरे हो गए हैं। 10 सेकंड शिल्पा जी, संरक्षण सवाल काट रहे थे, वो अब नहीं चलने वाला है। अविलंब इन सब माफियाओं को न्याय की परिधि में आना पड़ेगा, इन सबको सजा होने वाली है। इनके सजा को रोकने का काम, इनके मुकदमों को रोकने का काम, चलिए फैसले होने पर ये सब काम समाजवादी। ठीक है समीर जी, फटाफट से एक वर्डिक्ट में रुद्र प्रताप दुबे साहब से ले लेती हूँ क्योंकि समय बहुत कम है। रुद्र जी, यहाँ पर जिस तरीके की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि अब ये समीकरण तो बनते हुए नजर आएंगे, कोई किसी पार्टी में जाएगा, दूसरी पार्टी में जाएगा, और बाहुबलियों का आना जो शुरू हो चुका है, ऐसे में ये चेहरा, वातावरण, तमाम चीजें किस तरीके से चुनाव को लेकर बदल देता है? क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं समाजवादी पार्टी का जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे हैं, सिकबतुल्लाह पहले से शामिल हो चुके हैं, अब्बास अंसारी की बात की जा रही है, ये कितना सारा इंपैक्ट डालता है बाद के लिए? जी बिल्कुल, ये फ्लोटिंग वोटर्स, जो आवारा वोटर्स होते हैं, जो न्यूज चैनल देखते हैं, जो न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, उनसे अपनी राय बनाते हैं, उनके लिए बड़ा मुद्दा है। उनके लिए जहां पर आज आप देखें, योगी जी पे आने वाले तमाम गानों को देखें या उनके तारीफों वाले जो वीडियोस को देखें, मुख्तार अंसारी एक सिंबल बन के उभरे हैं। जो भाजपा के माइंडेड लोग हैं उनके लिए मुख्तार अंसारी की भी गिरती हुई बिल्डिंग उनके लिए एक प्रतीक बनी है। इस मौके पर अगर अफजाल साहब जाते हैं या सिकबतुल्लाह साहब सपा की ओर बढ़ते हैं तो निश्चित मानिए फ्लोटिंग वोटर्स के ऊपर ये बड़ा प्रभाव डालता है। और दूसरी बात की जो जरूरी बात है कि देखिए पार्टियां ले सकती हैं इनको, ये पार्टियों के ऊपर है कि वो किसको लेना चाहे किसको नहीं लेना चाहे, लेकिन जब वो ले लेती हैं तब गेंद जनता के पाले में होती है। अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो फिर अब जनता को अपनी विवेक और बुद्धि का प्रयोग करना होगा कि
वो किस तरह लोगों को अपना जनप्रतिनिधि चुनना चाहते हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर आखिरी जो बात है वो जनता पर ही है कि जनता किस तरीके से देखती है, जनता जो समझती है उसी के आधार पर जनता वोट भी करेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।